रक्त का संवहन, ठीक, ब्लड सर्कुलेशन। मानव शरीर में रक्त का संवहन, मानव शरीर में रक्त के संवहन का मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन, पोषक तत्व, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का एक स्थान और अपशिष्ट पदार्थों का ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना है और अपशिष्ट पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना है। विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण की खोज का श्रेय दिया जाता है। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, HARVEY को रक्त परिसंचरण की खोज का श्रेय दिया जाता है। अब डबल सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर है दोहरा परिसंचरण। डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। इसमें आप लिखेंगे मानव शरीर में रक्त एक पूर्ण चक्र, मानव शरीर में रक्त एक पूर्ण चक्र पूरा करने के लिए, मानव शरीर में रक्त एक पूर्ण चक्र पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है। हृदय से 2 बार गुजरता है और इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्योंकि 2 बार गुजर रहा है तो उसे दोहरा परिसंचरण कह रहे हैं। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग कौन सा है? फुफ्फुसीय परिसंचरण, फुफ्फुसीय परिसंचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन पहला। अब इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट लिखो पहला, इसमें अशुद्ध रक्त CO2 युक्त, इसमें अशुद्ध रक्त होगा तो मतलब ये मान लो CO2 युक्त ही होगा हमेशा। इसमें अशुद्ध रक्त CO2 युक्त दाएं निलय से, निलय हमने पढ़ा था वेंट्रिकल्स, अब कुछ भूल गए होंगे तो दोबारा एक बार डायग्राम देख लेना जब पढ़ोगे इसे पूरा। दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त CO2 दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी के जरिए फेफड़ों तक जाता है। नेटवर्क आ रहे हैं? हाँ बेटा, हाँ जी सर आ रहे हैं। इसमें अशुद्ध रक्त CO2 दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी के जरिए फेफड़ों तक जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है। फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है और अपना कैमरा खोल दे प्लीज, मुझे पता चलता रहेगा आप लिख रहे हो या छूट रहा है, ऐसे में पता नहीं चलता। 2 मिनट लगेंगे बस में। शानू जी का है खुला।
फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है और शुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से और शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में वापस आता है और शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में वापस आता है, बाएं अलिंद में वापस आता है। फिर नेक्स्ट दूसरा परिसंचरण कौन सा है इसमें, मतलब कह रहे थे ना कि दोहरा परिसंचरण है, तो पहला क्या था, पहला परिसंचरण हमारा था पल्मोनरी सर्कुलेशन, फुफ्फुसिया परिसंचरण। दूसरा कौन सा है, दैहिक परिसंचरण। क्या है, दैहिक परिसंचरण, जिसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट परिसंचरण कौन सा है हमारा, दैहिक परिसंचरण, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसमें पहला पॉइंट लिखोगे, इसमें शुद्ध रक्त O2 युक्त, इसमें शुद्ध रक्त O2 युक्त बाएं निलय से महाधमनी अरोटा के जरिए पूरे शरीर के अंगों और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। पहला पॉइंट क्या है, इसमें शुद्ध रक्त O2 युक्त बाएं निलय से महाधमनी अरोटा, महाधमनी क्या होगी, अरोटा के जरिए पूरे शरीर के अंगों और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ऊतकों से अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा वापस हृदय तक दाएं सर एक बार रिपीट करिए। ऊतकों से अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा वापस हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। ऊतकों से अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा वापस हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पाथवे ऑफ सर्कुलेशन, संवहन का मार्ग। ठीक है, पहला हमने दोहरा परिसंचरण लिखा, ठीक है, और उसमें दो परिसंचरण हमने बताए, फुफ्फुसीय परिसंचरण और दैहिक परिसंचरण। तो ये दोहरा परिसंचरण के दो भाग थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिख रहे हैं सेकंड जो है संवहन का मार्ग, मतलब पाथवे ऑफ सर्कुलेशन, संवहन का मार्ग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, पाथवे ऑफ सर्कुलेशन। ओके, इसमें आप लिखोगे रक्त के संवहन का क्रम निम्नलिखित चरणों में होता है। रक्त के संवहन का क्रम निम्नलिखित चरणों में होता है। रक्त के संवहन का क्रम रक्त के संवहन का क्रम निम्नलिखित चरणों में होता है। तो पहला क्या है, पहला है मतलब वो चरण बता रहे हैं इसमें, तो चरण पहला क्या है, मतलब पहला पॉइंट लिखना, अशुद्ध रक्त का आगमन, अशुद्ध रक्त का आगमन। पहला पॉइंट क्या है, अशुद्ध रक्त का आगमन। ओके, तो इसमें आप लिखोगे शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त, शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त महाशिरा, महाशिरा क्या होगी, वेना कावा, बनी उधर जाओ बाद में आना। शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त महाशिरा, महाशिरा को क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में लिख देना वेना कावा, वेना कावा के माध्यम से दाएं अलिंद में आता है। महाशिरा वेना कावा के माध्यम से दाएं अलिंद में आता है।
सर ये लिखवा किस में रहे हो? फुसफुसिया परिसंचरण के बाद मेरा ना एक्चुअली नेट प्रॉब्लम हो गया था, तो आप मुझे टॉपिक बता दो कि ये सेकंड वाला कर रहे हो। वो तो मैं सर रिकॉर्डिंग से देख लूंगी, लेकिन आगे कंटिन्यू करने के लिए आप थोड़ा सा मुझे हिंट दे दीजिए। पहला पॉइंट लिखा था ना इसमें, दोहरा परिसंचरण। दोहरा जी परिसंचरण के अंदर 2 परिसंचरण देखे तो वो लिखवा दिया। अब ये सेकंड पॉइंट है। जी सेकंड पॉइंट है फुसफुसिया परिसंचरण के बाद। क्या बोला? फुसफुसिया परिसंचरण के बाद। नहीं, उसके बाद हो गया। उसके बाद था दैहिक परिसंचरण, मतलब वाला पॉइंट निपट गया। दोहरा परिसंचरण फर्स्ट वो था, सब पॉइंट था, वो निपट गया। अब ये दूसरा है संवहन का मार्ग, पाथवे ऑफ सर्कुलेशन। जी 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 ठीक है सर। उसके पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक। तो पाथवे ऑफ सर्कुलेशन में पहला पॉइंट था अशुद्ध रक्त का आगमन। उसमें मैंने बोला शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त महाशिरा वेना कावा के माध्यम से दाएं अलिन में आता है। अब उसी के अंदर दूसरा पॉइंट है निलय में प्रवेश। निलय में प्रवेश सेकंड पॉइंट है, निलय में प्रवेश। इसमें आप लिखेंगे दाएं अलिन से रक्त ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये मैंने डायग्राम के थ्रू दिखाई थी, दोबारा देख लेना, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसे आई थिंक मित्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व को, मेरे ख्याल से, ज्यादा एज फार एज आई रिमेम्बर। देख लेना एक बार ना, ठीक। दाएं अलिन से रक्त मिस्ट्रल दूसरी वाली होती है सर, मिस्ट्रल दूसरे राइट वाली साइड, ये लेफ्ट वाली साइड की मिस्ट्रल होती है। बाइकस्पिड को बोलते हैं मित्रल। ट्राइकस्पिड मतलब ट्राइकस्पिड अलग है, मिस्ट्रल अलग है। नहीं, मतलब मुझे भी उतना ध्यान नहीं, पर बाइकस्पिड को बोलते हैं शायद मित्रल। ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड, मतलब जहां तक मुझे आ रहा ध्यान, बाइकस्पिड को बोलते हैं मित्रल। हाँ शायद बाइकस्पिड। हाँ, बाइकस्पिड को ना, राइट हैंड साइड पे थी, ठीक। एक बार देख लेना आप डायग्राम में, ठीक है ना। तो नीले में प्रवेश क्या है? नीले में प्रवेश है दाएं अलिन से, मतलब इसमें आप लिखोगे दाएं अलिन से रक्त ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए दाएं निलय में जाता है। दाएं निलय में जाता है। अब ये पाथवे ऑफ सर्कुलेशन कुछ नहीं, वही बता रहा है जैसे हम पढ़ रहे थे कि ब्लड कैसे आ रहा है, किस वॉल्व के थ्रू आ रहा है, वही है। तो वही आपको पॉइंट्स के थ्रू बता रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आप लिखोगे फेफड़ों की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है फेफड़ों की ओर। इसमें लिखोगे दायां निलय रक्त को फुफ्फुस धमनी द्वारा, दायां निलय रक्त को फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजता है। दायां निलय रक्त को फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे शुद्धिकरण। नेक्स्ट पॉइंट शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में आप लिखोगे फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है। क्या होता है? फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है। शुद्धिकरण में लिखोगे फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे हृदय में वापसी, मतलब ये चरण है सारे, कैसे कैसे हो रहा है, पाथवे ऑफ सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। तो नेक्स्ट चरण है हृदय में वापसी। हृदय में वापसी, तो इस पॉइंट में आप लिखोगे शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिन में आता है। शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिन में आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पंपिंग। नेक्स्ट चरण क्या है? पंपिंग, धड़कन क्रिएट होती है।
तो पंपिंग में क्या लिखोगे? बाएं अलिन से रक्त, बाएं अलिन से रक्त बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय में जाता है, जहां से इसे महाधमनी द्वारा, बाएं अलिन से रक्त बाएं निलय में जाता है, जहां से इसे महाधमनी द्वारा, महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पंप किया कर दिया जाता है, पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट लिखो, मतलब अब ये पाथवे ऑफ सर्कुलेशन पूरा हो गया। थर्ड पॉइंट है संवहन को नियंत्रित करने वाले कारक, रेगुलेटरी फैक्टर्स। संवहन को नियंत्रित करने वाले कारक, इंग्लिश में लिखेंगे रेगुलेटरी फैक्टर्स। पहला पॉइंट इसमें लिखोगे हृदय की धड़कन, पहला पॉइंट इसके अंदर लिखो हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हार्ट रेट। ठीक, हृदय जितनी बार धड़केगा, इसमें लिखोगे हृदय जितनी बार धड़केगा संवहन की दर, संवहन की दर उतनी ही अधिक होगी। हृदय जितनी बार धड़केगा संवहन की दर उतनी ही अधिक होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रक्त वाहिकाओं का व्यास। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त वाहिकाओं का व्यास, रक्त वाहिकाओं का व्यास। धमनियों का संकुचन, धमनियों का संकुचन संवहन के दबाव को बढ़ाता है, धमनियों का संकुचन संवहन के दबाव को बढ़ाता है, जबकि फैलाव इसे कम करता है, जबकि फैलाव इसे कम करता है। नेक्स्ट आप लिखोगे रक्त की मात्रा और सयांता, रक्त की मात्रा और सयांता। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त की मात्रा और सयांता। इसमें आप लिखोगे शरीर में रक्त की कुल मात्रा, शरीर में रक्त की कुल मात्रा और उसका गाढ़ापन, और उसका गाढ़ापन की गति को करा। ठीक, लिख दिया? ओके, नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुरुत्वाकर्षण। शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को ऊपर, शरीर के निचले हिस्सों से, शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को ऊपर हृदय तक लाने के लिए शिराओं में उपस्थित, शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को ऊपर हृदय तक लाने के लिए शिराओं में स्थित, अब ये पढ़ा था ना कौन ऊपर लाता है उसे, वॉल्स।
शिराओं में स्थित कपाट जिन्हें वेल्व्स कहते हैं, है ना। शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को ऊपर हृदय तक लाने के लिए शिराओं में स्थित कपाट वेल्व्स और मांसपेशियों का संकुचन सहायता करता है, और मांसपेशियों का संकुचन सहायता करता है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा, मतलब ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है संवहन के विशेष तंत्र। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संवहन के विशेष तंत्र, स्पेशल पोर्टल्स। क्या हो गए स्पेशल पोर्टल्स? पहला लिखोगे इसमें पॉइंट लिखोगे हेपेटिक पोर्टल तंत्र, HEPATIC पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल तंत्र या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें आप लिखोगे पाचन तंत्र से रक्त सीधे, तंत्र से रक्त सीधे हृदय में न जाकर पहले यकृत में जाता है। हृदय में न जाकर पहले यकृत में जाता है, ताकि पोषक तत्वों का प्रसंस्करण हो सके, ताकि पोषक तत्वों का प्रसंस्करण हो सके। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कोरोनरी परिसंचरण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? कोरोनरी परिसंचरण। हृदय की अपनी मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाला तंत्र। इसमें क्या लिखोगे? हृदय की अपनी मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाला तंत्र, रक्त की आपूर्ति करने वाला तंत्र। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट मतलब ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, संवहन के विशेष तंत्र, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे फिफ्थ वाला, ये फोर्थ था, फिफ्थ लिखोगे आप संवहन तंत्र के विकार। संवहन तंत्र के विकार, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेशन। अभी ये वही चल रहा है, सर्कुलेशन वाला ही चल रहा है हमारा, ठीक है ना। जो हमारा पहला टॉपिक था रक्त का संवहन, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही चल रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर जो पॉइंट्स चलते हैं 1 2 3 4, अब ये चल रहा है 5। संवहन तंत्र के विकार, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेशन। इसमें पहला आप लिखोगे एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या है? धमनियों में धमनियों में वसा जमा होने, रिपीट करने से रुक जाओ, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। अभी हिंदी में लिखा हुआ है थौ में ए की मात्रा, पहले ए है, फिर थौ में ए की मात्रा, फिर रॉ में ओ की मात्रा। एथेरोस्क्लेरोसिस, आधा स आधा क, लॉ में ए की मात्रा, रो असिस, ठीक है। तो ये क्या है? धमनियों में वसा जमा होने से
हाँ सर, थैंक यू सर नितिन जी। धमनियों में वसा जमा होने से संवहन में बाधा आना। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? धमनियों में वसा जमा हो जाती है जिससे संवहन में क्या होती है? बाधा आती है। तो धमनियों में वसा जमा होने से संवहन में बाधा आना। फिर थ्रोम्बोसिस, नेक्स्ट लिखो इसी में पॉइंट, थ्रोम्बोसिस। रक्त वाहिकाओं के भीतर थक्का जम जाना। रक्त वाहिकाओं के भीतर थक्का जम जाना। फिर नेक्स्ट है हमारा वेरिकोस वेन्स। इसमें शिराओं के कपाट खराब होने से, शिराओं के कपाट खराब होने से पैरों में रक्त का जमा होना। शिराओं के कपाट खराब होने से पैरों में रक्त का जमा होना। ठीक, ये हो गया हमारा ये सर्कुलेटरी क्या था, ब्लड सर्कुलेशन वाला। ठीक, जो ब्लड सर्कुलेशन था ये हुआ कंप्लीट। अब हम करेंगे इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र पर योग का प्रभाव। रक्त परिसंचरण तंत्र पर योग का प्रभाव। इसमें आप देखोगे यौगिक क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं। यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, प्राणायाम और मुद्राएं। रक्त परिसंचरण तंत्र की कार्य क्षमता में सुधार करती है। रक्त परिसंचरण तंत्र की कार्य क्षमता में सुधार करती है। योग केवल व्यायाम नहीं है, योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इंग्लिश में जिसे कहेंगे, योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को संतुलित कर हृदय की गतिशीलता को नियंत्रित करता है, को संतुलित कर हृदय की गतिशीलता को नियंत्रित करता है। इसमें पहला पॉइंट आप लिखोगे हृदय की कार्य क्षमता में सुधार। योग का क्या असर बढ़ रहा है? पहला पॉइंट में आप लिखोगे हृदय की कार्य क्षमता में सुधार, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट। इसी के अंदर आप लिखोगे, इसके अंदर दो पॉइंट है। पहला लिखो हृदय गति का नियमन, हृदय गति का नियमन। नियमित योग अभ्यास से, नियमित योग अभ्यास से हृदय की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। नियमित योग अभ्यास से हृदय की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, जिससे विश्राम हृदय गति, जिससे विश्राम हृदय गति, रेस्टिंग हार्ट रेट कम होती है, जिससे विश्राम हृदय गति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट, कम होती है। यह हृदय की कार्य क्षमता का सूचक है, यह हृदय की कार्य क्षमता का सूचक है।
फिर इसमें इसी में आप लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि। स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि। योग के माध्यम से, इसमें आप लिखोगे योग के माध्यम से हृदय के कक्षों की पंपिंग शक्ति बढ़ती है। योग के माध्यम से हृदय के कक्षों की पंपिंग शक्ति बढ़ती है, जिससे प्रत्येक धड़कन के साथ अधिक रक्त पंप होता है। जिससे प्रत्येक धड़कन के साथ अधिक रक्त पंप होता है। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आप लिखो, मतलब ये तो हृदय की कार्य क्षमता में सुधार का 2 पॉइंट देखे हमने। सर अब एक मिनट, धड़कन के साथ अधिक रक्त पंप होता है, हाँ, ठीक है, आगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रक्तचाप का नियंत्रण। मतलब ये नेक्स्ट पॉइंट है, हृदय की कार्य क्षमता में जो 2 पॉइंट थे वो अलग है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का नियंत्रण। पहला योग का असर हमने देखा हृदय की कार्य क्षमता में सुधार, अब उसका दूसरा असर है रक्तचाप का नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इसमें आप लिखोगे, इसमें भी 2 पॉइंट है, इसमें आप लिखो स्थिरीकरण का प्रभाव। पहला पॉइंट है स्थिरीकरण का प्रभाव। इसमें आप लिखो शवासन और योग निद्रा जैसी क्रियाएं, शवासन और योग निद्रा जैसी क्रियाएं पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है। जिससे धमनियों का तनाव कम होता है। जिससे धमनियों का तनाव कम होता है और उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहता है। और उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहता है। फिर इसी में दूसरा पॉइंट है धमनियों की लोच। धमनियों की लोच, इलास्टिसिटी। इसमें आप लिखोगे योग आसन धमनियों की दीवारों को लचीला बनाए रखते हैं। योग आसन धमनियों की दीवारों को लचीला बनाए रखते हैं, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस, अभी आपने पहले भी किया था, जैसी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। ये ब्रैकेट में कहीं लिख लेना है, स्केलो दोबारा आया ये टर्म तो लिख लो। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये क्या है, धमनियों का सख्त होना। मतलब कौन सी कंडीशन है ये, धमनियों का सख्त होना। इसके एथेरोस्क्लेरोसिस कहीं साइड में लिख देना एरो करके कि क्या है ये, शॉर्ट में लिख देना धमनियों का सख्त होना, इस कंडीशन को कहते हैं। जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है। ठीक है, धमनियों की लोच देख ली हमने। अब थर्ड पॉइंट है, ये रक्तचाप का नियंत्रण में 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट हमारा अलग है, मतलब रक्तचाप की शुद्धि। अब थर्ड असर क्या पड़ रहा है इसमें, रक्त की शुद्धि और ऑक्सीजन का स्तर। ब्लड प्योरिफिकेशन एंड ऑक्सीजनेशन। योग का थर्ड असर क्या है, रक्त की शुद्धि और ऑक्सीजन का स्तर, ब्लड प्योरिफिकेशन और ऑक्सीजनेशन। इसमें पहला पॉइंट लिखोगे प्राणायाम का प्रभाव। प्राणायाम का प्रभाव,
अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। इससे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, अनुलोम विलोम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, एज यू नो। इससे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन प्रभावी ढंग से होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन प्रभावी ढंग से होता है। फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। विषाक्त पदार्थों का निष्कासन बेहतर परिसंचरण के कारण शरीर में मेटाबॉलिक अपशिष्ट, इंग्लिश में मेटाबॉलिक वेस्ट, बेहतर परिसंचरण के कारण शरीर के मेटाबॉलिक अपशिष्ट वृक्क तक जल्दी पहुंचते हैं। वृक्क बोले तो किडनी, वृक्क तक जल्दी पहुंचते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, विशिष्ट यौगिक क्रियाओं का प्रभाव। विशिष्ट यौगिक क्रियाओं का प्रभाव, स्पेसिफिक यौगिक टेक्निक्स। तो इसमें ना आप क्या करो, एक जगह 2 कॉलम बनाना, एक जगह लिखो यौगिक क्रिया, मतलब जो ऊपर आप हेडिंग डालोगे 2 कॉलम बना के पहले कॉलम में आप डालो यौगिक क्रिया, दूसरे में आप डालो परिसंचरण पर प्रभाव। 2 कॉलम बनाने हैं, एक में लिखना है यौगिक क्रिया, एक में हेडिंग देना यौगिक क्रिया, सेकंड कॉलम में हेडिंग देना ऊपर टॉप पे परिसंचरण पर प्रभाव। तो इसमें पहला लिखो शीर्षासन एवं सर्वांगासन। तो इसमें आप अब परिसंचरण इसका प्रभाव क्या पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत रक्त को, यौगिक क्रिया में आप लिखोगे शीर्षासन सर्वांगासन, फिर परिसंचरण पर प्रभाव में आप लिखोगे क्या पड़ रहा है इस पर प्रभाव, मतलब ये क्रिया करने से, मतलब ये जो क्रिया हम करते हैं यौगिक क्रिया, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत रक्त को मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं, और पैरों में स्थित शिराओं के दबाव को कम करते हैं, नेक्स्ट आप लिखना है इसमें यौगिक क्रिया में प्राणायाम। इसमें क्या है, परिसंचरण पर प्रभाव क्या है इसमें, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बढ़ाता है, और हृदय की
लयबद्धता सुधारता है और हृदय की लय बद्धता लयबद्धता को सुधारता है। फिर नेक्स्ट योगिक क्रिया आप लिखोगे सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट योगिक क्रिया है सूर्य नमस्कार। इसका क्या है परिसंचरण पर प्रभाव। यह एक गतिशील क्रिया है जो पूरे शरीर में यह एक गतिशील क्रिया है जो पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को तेज करती है। जो पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को तेज करती है और हृदय को एरोबिक व्यायाम का लाभ देती है और हृदय को एरोबिक व्यायाम का लाभ देती है। नेक्स्ट यौगिक क्रिया है हमारी मुद्राएं और बंद और मुद्राएं। बंद और मुद्राएं। इसमें आप लिखोगे परिसंचरण में क्या प्रभाव है। ये विशिष्ट अंगों में रक्त के प्रवाह ये विशिष्ट अंगों में रक्त के प्रवाह ये विशिष्ट अंगों में रक्त के प्रवाह को अस्थायी रूप से रोककर और फिर तेजी से छोड़कर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लश इफेक्ट। फ्लश इफेक्ट EFFECT और फिर तेजी से छोड़कर फ्लश इफेक्ट अंगों की मालिश करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, मतलब नेक्स्ट 5th पॉइंट है ये, ठीक है। शिरा परक वापसी वेनमस रिटर्न सॉरी वेनस रिटर्न VENOUS वेनस रिटर्न। सिरा परक वापसी इंग्लिश में वेनस रिटर्न में सुधार। सिरा परक वापसी इन इंग्लिश वेनस VENOUS वेनस रिटर्न RETURN रिटर्न में सुधार। सिरा परक वापसी वेनस रिटर्न में सुधार। इसमें आप लिखोगे शिराओं में रक्त का प्रवाह मांसपेशियों के संकुचन पर निर्भर करता है। मांसपेशियों के संकुचन पर निर्भर करता है। योग के आसन जैसे ताड़ आसन या पवन मुक्त आसन। योग के आसन जैसे ताड़ आसन या पवन मुक्त आसन पैरों की मांसपेशियों को संकुचित और शिथिल करते हैं। पैरों की मांसपेशियों को संकुचित और शिथिल करते हैं जिससे अशुद्ध रक्त हृदय की ओर आसानी से वापस आता है। जिससे अशुद्ध रक्त हृदय की ओर आसानी से वापस आता है। यह वेरिकोज वेन्स
यह वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी है। वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, रक्तचाप और हृदय गति का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। लास्ट टॉपिक पे निपटा देते हैं आज। ठीक, रक्तचाप और हृदय गति का नियंत्रण, रक्तचाप और हृदय गति का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। इसमें आप लिखोगे शरीर के रक्तचाप और हृदय गति शरीर में रक्तचाप और हृदय गति का नियंत्रण मुख्य रूप से दो प्रणालियों द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से दो प्रणालियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दो प्रणालियां कौन सी हमारी, पहला लिखेंगे तंत्रिका नियंत्रण, नर्वस कंट्रोल। पहला है तंत्रिका नियंत्रण, नर्वस कंट्रोल। इसमें आप लिखोगे मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगाटा हृदय और रक्त वाहिकाओं के नियंत्रण का मुख्य केंद्र है। मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगाटा हृदय और रक्त वाहिकाओं के नियंत्रण का मुख्य केंद्र है। इसमें कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है। इसमें कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है। ठीक, इसी तंत्रिका तंत्र नियंत्रण के अंदर आप पॉइंट्स लिखोगे। एक है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो इसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ANS कहते हैं इसे इंग्लिश में। अब ज्यादा घुसना नहीं है ANS क्या है क्या। इसमें लिखो इसके दो भाग हृदय गति और बीपी को प्रभावित करते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो अनुकंपी तंत्र, तंत्रिका तंत्र के अंदर ही चल रहा है ये सब। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो अनुकंपी तंत्र, सिंपैथेटिक सिस्टम। यह तनाव या आपातकाल फाइट और फ्लाइट, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फाइट और फ्लाइट। तनाव या आपातकाल इंग्लिश में से बोलेंगे फाइट और फ्लाइट, मतलब फाइट और फ्लाइट लिखना है हमने। में सक्रिय होता है, में सक्रिय होता है। यह हृदय गति को बढ़ाता है।
और धमनियों को सिकोड़कर रक्तचाप बढ़ाता है। यह हृदय गति को बढ़ाता है, यह हृदय गति को बढ़ाता है और धमनियों को सिकोड़कर रक्तचाप बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी में, पराजानुकंपी तंत्र। पराजानुकंपी तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अभी हमने सिंपैथेटिक सिस्टम देखा था, ये है हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंग्लिश में, ठीक है। यह विश्राम की अवस्था में सक्रिय होता है। इसमें क्या लिखोगे, यह विश्राम की अवस्था में सक्रिय होता है। यह विश्राम की अवस्था में सक्रिय होता है। वेगास तंत्रिका के माध्यम से वेगास, इंग्लिश में स्पेलिंग है इसकी VAGUS, वेगस नर्व के माध्यम से यह हृदय गति को कम करता है। वेगास तंत्रिका वेगस नर्व के माध्यम से यह हृदय गति को कम करता है और बीपी को सामान्य स्तर पर लाता है, फिर बैरोरिसेप्टर्स रिफ्लेक्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। इसमें आप लिखोगे ये विशेष दबाव संवेदी, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स लिखोगे, इसमें लिखोगे ये विशेष दबाव संवेदी कोशिकाएं, ये विशेष दबाव संवेदी कोशिकाएं महाधमनी और कैरोटिड धमनी में स्थित होती है। महाधमनी और कैरोटिड धमनी में स्थित होती है। जब बीपी बढ़ता है तो ये मस्तिष्क को संकेत भेजती है, जिससे हृदय गति कम हो जाती है। और धमनियां फैल जाती है, जिससे बीपी गिर जाता है। अब सेकंड लिखोगे आपने तंत्रिका नियंत्रण में पहला हमारा ये हमारा कौन सा चल रहा है, पहले रक्तचाप और हृदय गति का नियंत्रण में आपने पहला देखा तंत्रिका नियंत्रण, पहला पॉइंट ये था, उसके अंदर हमने ये सब कवर किया। अब सेकंड पॉइंट है हमारा हार्मोनल नियंत्रण। सर एक बार इसको ये बोलना, जो टॉपिक था डायरोरिसेप्टल, पूरी हेडिंग क्या थी? डायरोरिसेप्टल बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। ओके सर, ओके।
ओके, ठीक है। तो अभी हमने देखा ये तंत्रिका तंत्र के अंदर सारा देखा। अब हम करेंगे, नेक्स्ट है हमारा हार्मोनल नियंत्रण, हार्मोनल कंट्रोल। सेकंड क्या है हमारा? हार्मोनल नियंत्रण, हार्मोनल कंट्रोल। इसमें आप लिखोगे ये दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। यह दीर्घकालिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। यह दीर्घकालिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। इसमें पहला पॉइंट लिखोगे आप एड्रीनलिन, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। पहला पॉइंट लिखोगे एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। तो इसमें क्या लिखोगे? यह एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं। अभी ग्रंथियों वाला भी आपका अलग सेक्शन है पूरा, वो भी आगे बढ़ेंगे। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन पहला टॉपिक, इसके अंदर लिखोगे ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं और आपातकालीन स्थिति में हृदय गति और आपातकालीन स्थिति में हृदय गति और संकुचन की शक्ति, हृदय गति और संकुचन की शक्ति को बढ़ाकर रक्तचाप को तुरंत बढ़ाते हैं। संकुचन की शक्ति को बढ़ाकर रक्तचाप को तुरंत बढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट आप लिखो इसमें रेनिन, एंजियोटेंसिन, एंज रुक जाओ, लिखो ये, दिख रहा है? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन प्रणाली, RAAS। ठीक, तो इसमें आप लिखो जब रक्तचाप कम होता है, जब रक्तचाप कम होता है तो गुर्दे, किडनी रेनिन नामक एंजाइम छोड़ते हैं। रेनिन आपने पहले भी पढ़ा था, रक्तचाप में ही पढ़ा था रेनिन। जब रक्तचाप कम होता है तो गुर्दे, किडनीज रेनिन नामक एंजाइम छोड़ते हैं। यह अंततः, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह अंततः एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है। यह अंततः एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है। क्या करता है ये? जो धमनियों, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है? जो धमनियों को सिकोड़ता है। धमनियों को क्या करेगा? सिकोड़ेगा। जो धमनियों को सिकोड़ता है और शरीर में नमक व पानी को रोककर, और शरीर में नमक व पानी को रोककर रक्त की मात्रा और बीपी बढ़ाता है। रक्त की मात्रा और बीपी बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ANP, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड।
एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड ANP। ठीक, ये क्या करता है, जब हृदय के अलिंद में रक्त का दबाव बहुत बढ़ जाता है, जब हृदय के अलिंद में रक्त का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो हृदय यह हार्मोन छोड़ता है। तो हृदय कैसे यूज कर रहा है इस हार्मोन को, जब हृदय के अलिंद में रक्त का दबाव बढ़ जाएगा तो हृदय क्या करेगा, इस हार्मोन को छोड़ेगा। तो हृदय यह हार्मोन छोड़ता है जो नमक के उत्सर्जन को बढ़ाकर बीपी को कम करता है। जो नमक के उत्सर्जन को बढ़ाकर बीपी को कम करता है। ठीक, नेक्स्ट आप लिखो रासायनिक नियंत्रण, चीमो रिसेप्टर, रासायनिक नियंत्रण, चीमो रिसेप्टर कंट्रोल। इसमें आप लिखोगे रक्त, तो इजी है इसमें कुछ, रक्त के रसायनों के स्तर में बदलाव भी रक्त में रसायनों के स्तर में बदलाव भी हृदय गति और बीपी को प्रभावित करता है। हृदय गति और बीपी को प्रभावित करता है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखोगे, यदि रक्त में CO2 का स्तर बढ़ता है, यदि रक्त में CO2 का स्तर बढ़ता है या O2 का स्तर गिरता है, दोनों रिलेटेड है आपस में। CO2 का स्तर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली O2 का स्तर गिरेगा, O2 का स्तर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली CO2 का स्तर गिरेगा, दोनों वाइस वर्सा ही है। तो यदि रक्त में CO2 का स्तर बढ़ता है या O2 का स्तर गिरता है तो कीमो रिसेप्टर्स सक्रिय हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ये मस्तिष्क को संदेश भेजते हैं। कैसे सक्रिय होते हैं, मस्तिष्क को संदेश भेजकर, मतलब ये मस्तिष्क को संदेश भेजते हैं जिससे हृदय गति और श्वसन दर बढ़ती है। जिससे हृदय गति और श्वसन दर बढ़ जाती है ताकि रक्त का शुद्धिकरण तेजी से हो सके, ताकि रक्त का शुद्धिकरण तेजी से हो सके। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, खाना है या नहीं खाना, कारक हृदय गति के ऊपर। ठीक है, ओके डन। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई सर आज? फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया ना? फर्स्ट हाँ, यूनिट ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर निपटाते हैं यहीं पर।